नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिली ज़मानत, लेकिन कई लोग हैरान भी नहीं हुए। उन्हें कम से कम हैरान तो होना चाहिए था। क्या अब हम हैरान भी नहीं होंगे कि किसी को 5 साल से ज़मानत नहीं मिली? तो क्या अब इस बात से राहत महसूस की जानी चाहिए कि ज़मानत अगर मिल जाती तो उमर खालिद दिल्ली की सड़कों पर घंटों जाम में फंस जाता? बच गया। जाम में फंसना भी जेल में रहने जैसा है। गुरुग्राम के लोग बारिश के दिनों में घंटों जाम में रहते हैं, इसके खिलाफ बोल नहीं पाते। उनके लिए भी रोज का जाम जेल है। इसलिए वे कभी समझ नहीं सकते कि उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिलती है और इससे उन्हें या किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता। किसी ने यह कहकर बादलों का मजाक भी नहीं उड़ाया कि उमर को जमानत नहीं मिलने पर आसमान रो रहा है। जैसे बारिश में जाम तय है, वैसे ही उमर के मामले में जमानत का खारिज होना तय है। दोनों का सिस्टम एक जैसा। 5 साल से ट्रायल नहीं, बहस नहीं, दोष साबित नहीं, तब भी जमानत नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बातों में बारिश की धुन सुनाई दे रही थी कि लंबे समय से जेल में है, यह जमानत का आधार नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है। राजकाज चलाने वालों के पास आधार एक निराधार उपकरण है जिसका इस्तेमाल करते वक्त उनका दिल नहीं धड़कता है। 1 सितंबर की रात आसमान में बिजली फालतू में कड़क रही थी। बिजली को लगा होगा कि बारिश की तबाही से लोग जाग जाएंगे, लोगों का ईमान भी साथ साथ जाग जाएगा और उनके भीतर करुणा की धारा बहने लगेगी। अगर इस बारिश में एफएम रेडियो वाले इसी बात पर एक गाना सुना दें कि 5 साल तक जेल में रहने के बाद उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरन हैदर, शादाब अहमद को जमानत नहीं मिली है। कोई बात नहीं गाइज, हम भी कहां जाम से मुक्त हुए हैं। जाम और जेल से मुक्ति की उम्मीद छोड़िए और आइए मजा लेते हैं बारिश का, सितंबर के इस सावन का। मंजिल फिल्म का गाना सुनाते हैं, रिमझिम गिरे सावन वगैरह वगैरह। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर जाम है, लेकिन इस बारिश में गानों की बौछार है। सावन से जुड़ा एक और गाना, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के ना सावन बरसे। लता मंगेशकर के इस गाने में जो जादू है वह जेल से बाहर आकर सांस लेने की ख्वाहिश में नहीं है। इस 5 साल में 5 चीफ जस्टिस बदल गए, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। कितने ही जजों के नाम यह हेडलाइन है कि बेल अधिकार है और जेल अपवाद है। क्या उन जजों ने मजाक में यह बात कही और संपादकों ने हेडलाइन छाप दी? 9 सितंबर को रिटायर हो रही जस्टिस शैलेंद्र कौर ने जैसे ही जमानत खारिज होने का फैसला सुनाया, पिछले 5 वर्षों में कई कोर्ट में कई सारे बेंच के सामने जो सुनवाई हुई, सब कुछ आंखों के सामने नाच गया। ऐसा लगा सब एक साथ फिर से एक स्वर में बोल रहे हैं, उमर खालिद को जमानत नहीं मिलेगी। वैसे यह फैसला जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस शैलेंद्र कौर के नाम से जाना जाएगा, मगर आप याद रखने की चिंता ना करें, क्योंकि यह सवाल भारत की किसी परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाएगा। भारत की न्याय व्यवस्था अपने लिए कौन सा इतिहास लिखना चाहती है? इस केस के बारे में जज आपस में क्या बातें करते होंगे? क्या इसकी कल्पना करने वाला कोई भी साहित्यकार नहीं बचा जो इस पर एक उपन्यास लिख दे? इनमें से कोई अपने अतीत में अपराधी नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले लड़के रहे लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी का अहम हिस्सा जेल में बीत गया। जिन लोगों ने गोली मारने के नारे लगवाए, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यह फैसला भारत के इतिहास में जमानत नहीं मिलने की इंतहा के रूप में जाना जाएगा और इसलिए भी याद किया जाएगा कि जमानत नहीं देने की इस घटना ने भारत की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को जरा भी परेशान नहीं किया। हमें लगता है भारत की जनता अपने अपने शहरों में 7-7 घंटे की जाम से परेशान होगी, लेकिन उससे भी परेशान कहां है? जिस दिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, उसी दिन और उसके पहले की रात दिल्ली और गुरुग्राम में कितनी बारिश हुई। क्या किसी को उस बारिश में आंसू नजर नहीं आए कि बादल इंसाफ की हालात पर रो रहे हैं? उनका इरादा सड़कों पर जाम पैदा करना नहीं था,
जिस किसी को गुरुग्राम और दिल्ली में बारिश के पानी भरने से गुस्सा आया, उन सभी को उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने से गुस्सा क्यों नहीं आता है? तो क्या अब मान लिया जाए कि इस केस में सजा मिलेगी, केवल सजा मिलेगी, जमानत अब नहीं मिलेगी? कोई फायदा है गिरफ्तारी की तारीख बताने से, सुनवाई के दिन गिनाने से, सरकार की दलीलों से पन्ना भर देने से और कोर्ट के सवालों से आपको झकझोर देने से? कई बार लगता है न्याय व्यवस्था का ईमान भी जेल में है, उसे भी जमानत नहीं मिल रही। अब इस बात से भरोसा नहीं होता है। भरोसा इस तरह की खबरों से बढ़ने लगा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक ने अवैध खनन के केस में जज से ही संपर्क करने का प्रयास किया। वह शायद फैसला अपने हिसाब से लिखवाना चाहता होगा। जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। क्या बीजेपी के उस विधायक का कुछ भी होगा? मुझे लगता है बीजेपी के उस विधायक को न्याय का प्रतीक पुरुष घोषित करना चाहिए। आखिर पसंद का फैसला वही होता है जो अपने मन का होता है। बीजेपी का वह विधायक कितनी उम्मीद से संपर्क कर रहा होगा न्याय व्यवस्था से और जज साहब से। जब यही आज के दौर का मानक है तो इसी में आइए खूबियां तलाशते हैं, उस कहानी को भूल जाते हैं जब उच्चतर न्यायालय के एक जज ने एनसीएलटी के सदस्य जज जस्टिस शरद कुमार शर्मा से संपर्क कर लिया। उन्होंने भी खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठा दी। जज फैसले के लिए जज से संपर्क कर रहे हैं, विधायक फैसले के लिए जज से संपर्क करने का जुगाड़ निकाल रहे हैं। न्याय व्यवस्था अपना रूप संवार रही है और हम हैं कि उमर खालिद की जमानत न मिलने की कहानी सुना रहे हैं। एक जज की और कथा सुनाने का जी चाहता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जिला जज को सस्पेंड किया है। एक महिला वकील ने दिल्ली के एक वकील पर रेप के आरोप लगाए। उसके बाद जिला जज संजीव कुमार सिंह के साथ एक और जज अनिल कुमार ने कथित तौर पर महिला वकील के सामने आरोपी वकील की पैरवी की। कहा, आप अपना केस वापस लीजिए। महिला वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और रजिस्ट्रार जनरल को अपनी शिकायत सौंप दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। जज संजीव कुमार सिंह ने कहा, अगर आप अभी समझौता कर लेती हैं, बलात्कार के आरोप वापस ले लेती हैं, तो 30 लाख तक रकम मिल सकती है। आरोपी वकील ने पैसे दिए। अगर आपने मुकदमा वापस नहीं लिया तो आपके भाई को ड्रग्स के फर्जी मामलों में फंसा देंगे। जज संजीव कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरे जज अनिल कुमार के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अदिति कुमार शर्मा सिविल जज के पद पर तैनात थी। उनके इस्तीफे की भी खबर छपी कि जिस सहयोगी जज पर वर्षों प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, उसे हाई कोर्ट में प्रमोशन दे दिया गया। अदिति शर्मा ने इसके विरोध में भारत की राष्ट्रपति को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट और कोलेजियम को भी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई, अदिति शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। एक महिला जज ने कितनी मुश्किल से यह पद हासिल किया होगा। जज की कुर्सी न्याय न मिलने पर छोड़ दी। अदिति कुमार शर्मा ने लिखा है कि मुझे वर्षों से अनवरत प्रताड़ित किया गया। मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी गरिमा का, मेरी आवाज का, मेरे वजूद का, एक महिला जज के वजूद का, जिसने अपने सीनियर जज के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। दरअसल लोग जाम में फंसे रहते हैं, इसलिए इस खबर की चर्चा ज्यादा नहीं हुई और जाम से भी लोगों को मुक्ति नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में भी उमर खालिद की जमानत का मामला कई बार आया, कई कारणों से सुनवाई नहीं हुई। जेल जिंदा लोगों का कब्रिस्तान। उमर ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तोयेव्स्की का एक उपन्यास है, द हाउस ऑफ द डेड, इसी की एक लाइन उमर ने अपने पत्र में जोड़ दी। हम जिंदा हैं पर हम जी नहीं रहे हैं, हम मर चुके हैं लेकिन हम अपनी कब्रों में नहीं। दोस्तोयेव्स्की ने यह किताब उस दौरान लिखी जब वे 19वीं सदी के रूस में जार के आदेश के तहत जेल की सजा काट रहे थे। उमर खालिद लिखते हैं कि किताब पढ़ते हुए मुझे यह ख्याल आया, इतने सालों में कुछ नहीं बदला है। 150 साल पहले दोस्तोयेव्स्की के साथ जो हुआ वही मेरे आसपास तिहाड़ में हो रहा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट की चर्चा हुआ करती थी
कि उमर की जमानत की सुनवाई का मामला जब भी गया कई कारणों से सुनवाई नहीं हुई। जब वे रिटायर हुई तो बार संघ ने उन्हें फेयरवेल तक नहीं दिया। अभी हाल की बात है, भीमा कोरेगांव केस में सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत का मामला आया। वे करीब 7 वर्षों से जेल में हैं। 13 बार यह मामला जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच के सामने आया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में जस्टिस MM सुंदरेश ने उस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ऐसी खबरों के बीच देश की न्याय व्यवस्था एक प्लेटफॉर्म से अगले प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती जा रही है। जो बिजली कौंध रही है, जरूरी नहीं कि उम्मीद की रोशनी, और जो लैंप पोस्ट है उससे अंधेरा दूर हो जाएगा। इसकी उम्मीद करने वाले ही आज मायूस हैं कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। बात इसकी नहीं है कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। समस्या उससे भी बड़ी है कि उमर के जमानत ना मिलने पर रिपोर्ट कैसे लिखी जाए। जब किसी शहर से सारी आत्माएं अमर होकर पलायन कर जाएं और वहां संवेदना ना बची हो, तो वहां किस तरह से इसकी खबर लिख दी जाए कि लोगों को लगे कि हां यह खबर है कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है, इस खबर का कुछ असर है। जब लोगों का अपना जीवन जेल का हो चुका है, वहां जमानत का नहीं मिलना कोई खबर नहीं, इसीलिए इस खबर का कोई असर नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।